आज का जो टॉपिक है शो हैंडलिंग शो कॉज नोटिसेस अंडर सेक्शन 73 एंड 74 ऑफ द जीएसटी लॉज। आप सब जानते हैं कल धारा 73-74 के नोटिस दबा के आए हैं। 73 के तो विशेष तौर पे, और सारे के सारे नोटिस सितंबर के आखिरी हफ्ते में इशू हुए हैं और जिनमें एक माह का समय है जवाब देने का। यानी इस अक्टूबर में आपको ज्यादातर रिप्लाईज 73 के देने हैं। मेरे ज्यादातर साथियों के पास भरमार लगी हुई नोटिस की, कुछ सही कुछ गलत, कुछ कंफ्यूजन है, और पहली बार बहुत सारे इश्यूज नए खड़े हुए हैं। तो हमारे लिए इससे अच्छा बेहतर टॉपिक कोई नहीं मिला कि आज का करंट टॉपिक, बर्निंग टॉपिक, शो कॉज नोटिसेस 73-74। इसलिए मुझे खुशी है हमारे बीच हमारे विशेषज्ञ हैं। आज के विशेष मेहमान डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, एडवोकेट, दिल्ली से। गौरव गुप्ता जी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली से लॉ ग्रेजुएट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ ग्रेजुएट हैं। एंड इंटरेस्टिंगली ही इज अ फेलो मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, एंड ही इज एलएलएम आल्सो। तो मल्टी फेसेट है, हाईली टैलेंटेड है, हाईली एजुकेटेड है, एंड ही mainly in Delhi High Court and tax tribunals, and of course appearing in various high courts across the country also. He is an author to many books on GST, which I will not read out. It's a long list. I have a very long, मैंने तो कहा था short सा introduction, but introduction short वाला भी इनका काफी लंबा है, but बाकी introduction का अपना खुद ही है। ये अब इनसे आपका एक्सपीरियंस वेबिनार्स में बहुत गहरा है, कम से कम 600 वेबिनार्स को ये आप एड्रेस भी कर चुके हैं और वेरियस एसोसिएशन के एक्टिव मेंबर भी हैं। तो ज्यादा समय लेते हुए मैं इनवाइट करता हूं गौरव गुप्ता जी को कि वो आए और आज के टॉपिक पे अपने रोशनी डालें। श्री गौरव गुप्ता जी, प्लीज वेलकम एंड योरसेल्फ। Thank you, sir. I think I'm audible. Yes, very, very audible. And Gaurav ji, would you like PowerPoint? Are you presenting the PowerPoint? नहीं, I think we will keep our discussion more interactive. हम आपस में, क्योंकि टॉपिक ऐसा है कि बहुत भरमार लगी हुई है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले मैं श्री विक्रम चावला जी का धन्यवाद करता हूं। उन्होंने मुझे ये सौभाग्य दिया कि मैं इस पुण्यतिथि पे अपने श्रद्धांजलि के रूप में एक छोटा सा डिस्कशन सभी अधिवक्ताओं के बीच में रख सकूं। मैं उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन का आभार व्यक्त करता हूं। प्रेसिडेंट श्री सौरभ गहलोत जी, जनरल सेक्रेटरी श्री आरपी जायसवाल जी, सभी सीनियर मेंबर्स इस बार एसोसिएशन के, और मेरे प्यारे मित्रों। ये जो टॉपिक है 73 और 74 का, आज की डेट में ये विषय इतना गंभीर हो गया है। सभी स्टेट गवर्नमेंट्स ने, कृपया ध्यान करिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी 73 के तहत 30 सितंबर जो अभी गई थी, जो कि लास्ट डेट थी शो कॉज इशू करने की, 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 में 73 के अंडर, सेक्शन 73 के अंडर स्टेट गवर्नमेंट्स ने इशू करे हैं बहुत सारे भरमार में शो कॉज नोटिस, बट सेंटर ने नहीं। सेंटर ने क्यों नहीं करे? उन्होंने पहले ऑडिट इंक्वायरीज के दौरान सेक्शन 73 और 74 दोनों में शो कॉज नोटिस इशू किए थे, बट जो स्क्रूटनी, जो ऑब्जर्वेशन, जो रिव्यू स्टेट ने अपने एंड पर किया एआई को यूज करके। अब मैं यहां पर सबका ध्यान डालना चाहूंगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर कंप्यूटर जनरेटेड नोटिसेस मैक्सिमम केसेस में इशू हुए। ये वो नोटिसेस नहीं है जो हर असेसिंग ऑफिसर ने, हर प्रॉपर ऑफिसर ने हर केस को रिव्यू करके खुद इशू करे हैं। दे आर मोर their identity from the artificial intelligence or the processing of the computer of the data of every SSC. तो क्या ये जो 73 के नोटिसेस, अभी 74 के नोटिसेस नहीं है, 30 सितंबर को जो ये भरमार में इशू है, 73 के नोटिसेस जो ये इशू हुए हैं, आर दे सस्टेनेबल? आर दे करेक्ट? हाउ डू वी एड्रेस देम? These are certain things which I will share today in my deliberation. हम सबको पता इन जनरल Shavla sir, I think some member wants to say something.
सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा अभी म्यूट रखें, क्वेश्चन आंसर सेशन बाद में रहेगा। थैंक यू। सर, हम सब जानते हैं शो कॉज नोटिस क्या है। शो कॉज नोटिस एक अपॉर्चुनिटी दी जाती है अगर किसी के भी अगेंस्ट कोई पीनल एक्शन स्टेट लेना चाहती है तो वो देती है व्हाई सच पर्टिकुलर पीनल एक्शन should be given to you. And why is it important? Because to serve the justice, कोई भी न्याय सिस्टम में, जुडिशियल सिस्टम में किसी भी व्यक्ति को सुने बिना उसके अगेंस्ट कोई भी पनिशमेंट, कोई भी पेनल्टी, कोई भी फाइन कंफर्म करना एक ऑडी ऑल्टरम पार्टम के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के वन ऑफ द मोस्ट that nobody should be heard and no should। मैं सभी मेंबर से प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा, मैं माफी चाहूंगा क्योंकि बीच में आवाज आती है, थोड़ा ध्यान भटकता है। प्लीज म्यूट कर लीजिए सबको। मैं एक मिनट नाम भी बता देता हूं अभी। विक्रम जी, हाँ जी, नहीं हम फोल्डिंग आपके यहाँ से मुझे दिखाई दे रहा है किसका माइक ऑन हो रहा है, बंद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। और जी यस, जो पर्पस है शो कॉज नोटिस का, वो एक व्यक्ति को एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देने का है कि व्हाई दैट पर्टिकुलर प्रपोज्ड चार्जेस इन फॉर्म ऑफ पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन, फाइन as indicated, now please understand the word as indicated in the show cause notice should not be confirmed। अब ये कोई नई चीज नहीं है कि हमें जीएसटी आया तो ये शो कॉज नोटिस के प्रावधान हमारे सामने आए। They travel in any system or any act where there is any penalty, prosecution or fine provisions are provided. We travel back as late as 1958. Honorable Supreme Court in the case of Khemchand versus Union of India, 58 Supreme Court 300, it held the purpose of show cause notice proceeding is meant to give a person proceeded against a reasonable opportunity of making his objection against the proposed charges as indicated therein. This judgment has formed the basis for many other judgments, including Oryx Fisheries. I will discuss this judgment a bit later. ये decision जो Supreme Court का Supreme Court की थी, इसने बहुत एक particular, एक peculiar एस्पेक्ट डिस्कस किया था। मैं उस पर अभी थोड़ी देर में आऊंगा, बट सबसे पहले शो कॉज नोटिस क्या है। ये एक अपॉर्चुनिटी है, ये पूरी एडजुडिकेशन की फाउंडेशन। वृंदावन बेवरेजेस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, शो कॉज नोटिस इज द फाउंडेशन ऑफ एनी प्रोसीडिंग्स। It can only be issued. Now the second aspect which we have to understand, it can only be issued after inquiry. Why it can be issued only after a proper inquiry? Let me read 73 only. मैं सेक्शन 74 पे नहीं जाऊंगा। सेक्शन 73 किस केस में शो कॉज नोटिस इशू हो सकता है? Where it appears to the proper officer that any tax has not been paid or short paid or erroneously refunded, or where input tax credit has been wrongly availed or utilized for any reason other than reasons of fraud, misstatement, he shall serve on such particular person a notice charging the respective tax which has not so been paid or short paid, or refund which has been erroneously refunded to him, or the ITC which is wrongly availed or utilized. शो कॉज नोटिस केवल 3 ही कारणों से इशू हो सकता है। या तो आपने टैक्स जो है कम पे किया या नहीं किया, पहला कारण। दूसरा, आपने आईटीसी रॉन्गली अवेल किया या यूटिलाइज। अवेलमेंट अलग है, यूटिलाइजेशन अलग। दूसरा पहला। तीसरा, आपने कोई ऐसा रिफंड ले लिया जो आपको नहीं मिलना चाहिए था, वो अमाउंट एरोनोसली आपको दे दिया। जीएसटी में इन 3 कारणों के अलावा शो कॉज नोटिस नहीं इशू। सेक्शन 73 और सेक्शन 74 में एक सबसे बड़ा फर्क क्या है? सेक्शन 73 में जब नोटिस इशू होगा तो उसके अंदर ये 3 एलिमेंट्स मिसिंग है। मतलब जो भी टैक्स कम पे किया गया, या जो आईटीसी गलत ले लिया गया, या जो रिफंड गलती से ले लिया गया,
वो फ्रॉड, मिसस्टेटमेंट, सप्रेशन, इन कारणों से नहीं था, वो केवल गलती से ना तो पे किया या गलत ले। अगर ये तीनों में से कोई भी एलिमेंट, फ्रॉड, विलफुल मिसस्टेटमेंट और सप्रेशन, कोई भी एलिमेंट अगर आ जाएगा तो वो नोटिस 73 से निकलकर 74 के दायरे में चला जाएगा, सेक्शन 74। सेक्शन 74 के दायरे में आने के बाद एलिगेशन जो डिपार्टमेंट को प्रूव करना है, इन तीनों में से क्यों यह और मिसस्टेटमेंट, ये इनमें से कोई भी एलिमेंट है, वो भी उस शो कॉज नोटिस के अंदर डिपार्टमेंट को लिखना पड़ेगा। बट अभी हम जिन नोटिस की बात कर रहे हैं वो 73 के नोटिस की बात कर रहे हैं। हम अभी फिलहाल अपना डिस्कशन आज का 73 तक रेस्ट्रिक्ट रखेंगे, क्योंकि 30 सितंबर को अगर आप देखेंगे तो जितने नोटिस इशू हुए हैं, मैं ये नहीं कहता मैंने सारे देखे हैं, बट हाँ, जितने अभी तक हमारे सामने आए हैं वो 73 के 73 में इशू हुए हैं। मतलब कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट इस चीज को बड़ा क्लियर कर रहा है कि जो हम अभी नोटिस दे रहे हैं, वो नोटिस के अंदर जो डिमांड है वो एसएससी के फ्रॉड, सप्रेशन या मिसस्टेटमेंट, इन तीन कारणों से नहीं। कोई गलती हो सकती है एसएससी से, तो हम उनसे केवल और केवल टैक्स और इंटरेस्ट जो है उनसे लेना चाहते। 10% पेनल्टी का प्रावधान है 73 के अंदर, मैं उस पर बाद में आता। 74 में 100% पेनल्टी। पहले 73 कारणों को समझे जो हम कह रहे थे कि इट कैन ओनली बी इशूड आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी। आप सबने अभी ध्यान करा जो स्टार्टिंग वर्ड्स हैं, वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिस। सर, अपीयर्स and observation, there is a two different words. What is the difference between two of them? I'll draw your attention to section 61 also. 61 is a section which talks about the scrutiny of return. 61 says the proper officer may scrutinize the return and related particular furnished by the person to verify the correctness and inform him of the discrepancy which has been noticed. So if there is a difference between 1 and 3B, if there is a difference between 2A and 3B, that particular difference, if it is noticed, that does not mean that there is an opinion of the officer that there is a short payment of tax. केवल डिफरेंस जो है वो एक ओपिनियन नहीं हो सकती, वो एक ऑब्जर्वेशन हो सकती है, वो एक नोटिस हो सकती है। तो ये जो पावर थी कि भाई अगर आपसे कोई टैक्स में कोई फर्क है, 1-3B, 2A 3B, फॉर दैट मैटर कोई और भी नोटिस में कोई डिस्क्रिपेंसी आती है, तो उसके पास पावर थी 61 में एक नोटिस इशू करने की, जिसको कहा गया ASMT 10। और वो उस नोटिस के अंदर उस डिस्क्रिपेंसी का कारण उस एसएससी से पूछ सकता था कि सर ये बताइए आपका ये डिफरेंस क्यों है। इसी तरीके से 61 के बाद ऑडिट की पावर 65 जो कि टैक्स अथॉरिटीज करेंगी, या 66 जो स्पेशल ऑडिट है, जो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट जो है वो डिपार्टमेंट को असिस्ट करके उस एसएससी का करेगा, या 67 इंस्पेक्शन, सर्च एंड सीजर, जहां डिपार्टमेंट को लगता है कि नहीं ये केस केवल एक डिस्क्रिपेंसी का नहीं है, यहां पर कुछ ना कुछ सप्रेशन है कि एसएससी कोई ना कोई चोरी कर रहा है, तो वो 67 में सर्च सीजर की पावर अपनी इवोक कर सकते थे। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, in case of section 61, the officer can simply premises and can also call for review or inspection of the books of accounts, document, computer programs. So 61 से लेकर 71 तक बहुत सारी पावर्स जो हैं वो दी गई ऑफिसर्स को कि आप रिव्यू करिए, आप अगर किसी को ऑडिट करना चाहते हैं आप ऑडिट करिए, आप किसी के पास अगर आपको लगता है सप्रेशन है तो आप उसके पास जाइए, देखिए, सर्च करिए, सीजर करिए, आप इंस्पेक्शन करिए। इन सब करने के बाद इनमें से कोई भी एक्शन, उसके बाद अगर आपको लगता है वेयर इट अपीयर्स टू द प्रॉपर ऑफिसर आफ्टर डूइंग द इंक्वायरी इन आइदर ऑफ द वे गिवन अंडर 61, 65, 66, 67, 71, either of the sections, if then it appears to you
that the person has not paid or short paid or wrongly availed or wrongly utilized or erroneously taken a refund, either of the three things, then the officer can issue a show cause notice. तो जो बात मैं कह रहा हूं कि आफ्टर अ प्रॉपर इंक्वायरी बहुत जरूरी है इस बात को समझना, क्योंकि जो ये नोटिस इशू हुए हैं 30 सितंबर 2023 को, 28 सितंबर 2023 को, 29 सितंबर 2023 को, ये बल्क नोटिस जो इशू हुए हैं, ये किसी इंक्वायरी के बिना एक इंक्वायरी के रूप में इशू हुए। किसी भी ऑफिसर ने ASMT 10, 11 फॉर दैट मैटर सर्च सीजर फॉर द और इंस्पेक्शन, so many powers were given to them. In the last 6 years they have not, सर 6 साल हो गए हैं, 2017 जुलाई के अंदर ये भी GST एक्ट आया था। असेसीज ने रिटर्न्स कब फाइल करनी शुरू कर दी थी? अगस्त 2017 से रिटर्न्स फाइल करनी शुरू कर दी गई थी। क्या 3B रिटर्न थी? रूल 61 5 बारी अमेंड हुआ। 5 बारी अमेंडमेंट के बाद भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय एयरटेल के अंदर फॉलोड बाय आप एंड कंपनी ये फैसला दिया कि 3B रिटर्न है, which has put a full stop on all speculation whether 3B is a return or whether we will get 2 or 3 as a return in the coming time. So that speculation was over. When Honorable Supreme Court has put the end to the discussion whether 3B is a return or not, assessee was filing the return GSTR 3B since August 2017. March 2017 return was filed in March 2018 return was filed in April 2018. Despite this, when the data which has been filed by the taxpayer द्वारा इतने टाइम से अपनी रिटर्न का डेटा फाइल करने के बावजूद जो हमें शो कॉज नोटिस मिले वो 6 साल बाद मिले, रादर 6 साल से ज्यादा टाइम के बाद मिले, और वो भी बिना इंक्वायरी के मिले, बिना कोई कागज को समझे बिना दिए गए। तो क्या ये नोटिसेस वैलिड हैं? On this very ground alone, that these show cause notices have been issued without conduct of a proper inquiry, these notices should be quashed. That is my first humble submission. हाँ, अगर किसी केस में ASMT 10 इशू हुआ था, उसके बाद ASMT 11 में या तो रिप्लाई गया या नहीं गया, और जो प्रॉपर ऑफिसर है उसको लगा कि भाई हमारा ये जो रिप्लाई है वो ठीक नहीं है, उस केस में शो कॉज नोटिस आना बिल्कुल ठीक है एज पर प्रोसीजर। पर क्या वो भी 2-2, 2.5 साल के बाद आ सकता है? वो एक सवाल मैं आप सबके साथ, आप सबके चिंतन के लिए एक बार आप सबके समक्ष छोड़ के जा रहा हूं, टू ड्वेल अपॉन द टॉपिक। कैन दिस शो कॉज नोटिस बी इशूड आफ्टर 2.5 years when ASMT 11 has been submitted 2 years back, 1 year back, 2.5 years back? Can it be issued now? There is a time limit which has been given under section 61 subsection 3 within 30 days. Within 30 days of the reply of the assessee, or if no reply has been submitted within 30 days of the due date of the reply, the proper officer should form an opinion whether he is satisfied with that reply or not. पर वहां पर कोई भी सेक्शन 73 की समय सीमा नहीं बताई गई, सेक्शन 61 में। सो हो सकता है कि जब हम ये बात कोर्ट के समक्ष रखें तो जरूर अगर डिले है तो जरूर हमारे हक में कोर्ट ये फैसला सुनाए कि भाई 2.5 साल बाद, 2-2 साल बाद आप उस इशू के ऊपर शो कॉज इशू कर रहे हैं जो आपको 2.5 साल पहले जवाब दिया गया था। क्यों? मैं क्यों कह रहा हूं? 2.5 साल के अंदर मेरे को जो असेसी को, हमारे असेसी को जो टैक्स देना पड़ता है 18% के हिसाब से, 18 दूनी 36, 45% ऑफ द टैक्स अमाउंट, ऑलमोस्ट 50% ऑफ द टैक्स अमाउंट बिकम्स इंटरेस्ट। सो ये कारण जो इंटरेस्ट की एक्यूमुलेशन हो वो किसको एट्रीब्यूट हो रही है? वो ऑफिसर को एट्रीब्यूट, ऑफिसर की डिले को एट्रीब्यूट हो। एक असेसी हो सकता है अगर 4 साल पहले अगर उसको बताया गया होता कि भाई आपके 3B और 1 के अंदर 1 लाख रुपए का फर्क है, असेसी उस वक्त अगर 1 लाख पे करता
तो उस पर्टिकुलर 1 लाख पे ब्याज जो है उसको 1 या 2 साल का या मैक्सिमम 3 साल का लगता है। आज 6 साल से ऊपर का ब्याज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हर के सामने, हर अधिवक्ता के सामने आएगी। आप कभी भी नोटिस देख लीजिएगा, जब उसकी कॉम्पिटिशन आएगी आपके सामने, तो टैक्स अगर 1 लाख का होगा तो उसके ऊपर ब्याज 1,08,000 रुपए का होगा। सो ये एक प्रॉब्लम इस डिले के कारण जो आई, वी शुड think over, ponder upon that courts should be informed कि this delay was not attributable to when section 61 subsection 3 allowed the officer को उसने 30 दिन का टाइम दिया था, तो क्यों नहीं ऑफिसर ने 30 दिन में ओपिनियन बनाया to make things worse. Now to make things worse, उन केसेस में जहां पर ASMT 12 भी इशू हो गए थे, उन केसेस में भी शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं। ASMT 12 का इशू होता है when the proper officer is satisfied that the reply which has been furnished by the taxpayer answers the discrepancy which has been raised by him. तो अगर वो आंसर हो गई थी, प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाई हो गया था on the same very issue, no show cause notice can be issued. How can an officer which was satisfied 2 years before is now again of the opinion that there is a short payment of tax on that ground? Those notices will be quashed. So before you proceed to write any reply, एक बार उसकी हिस्ट्री में जाके जरूर देखिएगा, क्या ASMT 10-11 इशू हुए थे, रिप्लाई गया था, और क्या ASMT 12 ऑफिसर ने इशू किया था। अगर किया था और सेम मैटर के ऊपर आज शो कॉज नोटिस इशू है, on this very ground alone the notices should be quashed. Coming on to the next point, sir. Show cause notice should be in writing and unambiguous. In writing तो हमें पता है सर, right? Show cause notice नहीं आया। Are they unambiguous? What do you mean by unambiguous? The allegation should be very, very clear. When you say very clear, the comparison should be made by the officer very clearly. Now, what is the unambiguity or what is the vagueness which I am pointing to? Notice says बी के अंदर जो ITC लिया था वो लिया है 10 लाख रुपए। आपके 2A में जो नोटिस जो 2A में जो ITC आ रहा है वो आ रहा है 9 लाख रुपए का। आपसे 1 लाख रुपए जो आपने लिया वो ITC एक्सेस है। क्या ये करेक्ट अनएम्बिगुअस नोटिस है? सर ये कंप्लीटली एम्बिगुअस नोटिस। कौन सा 1 लाख का ITC आप मेरा चैलेंज कर रहे हैं? अब कौन से मेरा मतलब है, किस पार्टी का ऐसा ITC है, या मैंने कोई ऐसी पार्टी का नाम आपको नहीं बताया जो आप कह रहे हैं कि मेरा एक्सेस है। एक जनरल स्टेटमेंट कि 1 लाख रुपए का आपका ITC एक्सेस है, आप इसको पे करिए, ये एक वेग स्टेटमेंट है शो कॉज नोटिस। आपको एक इंक्वायरी पूरी करनी चाहिए थी। ASMT 10 में आप मेरे से मानते कि आपका 10 लाख रुपए का ITC आपने लिया, 9 लाख रुपए का 2A में आ रहा है। कृपया करके सारी लाइन आइटम्स अपनी भेजिए और उनको मैच करके बताइए 2A से कि कौन सी मैच हो गई, और जो लाइन आइटम्स नहीं मैच हुई वो क्यों नहीं हुई। अगर उस इंक्वायरी के बाद आप मेरे रिप्लाई से सेटिस्फाई नहीं थे तो आप मेरे को शो कॉज नोटिस में पर्टिकुलर लाइन आइटम बताते कि साहब ये वाली लाइन आइटम थी टैक्स पेयर जिसके ऊपर मैं ये सेटिस्फाई नहीं हूं कि ये आपका करेक्ट ITC। ओवरऑल 3B के फिगर्स के डिफरेंस को हम एलिगेशन नहीं कह सकते, वो डिस्क्रिपेंसी है। उसके ऊपर ASMT 10 इशू हो सकता है, एलिगेशन नहीं। एलिगेशन हैज टू बी स्पेसिफिक विच ITC। इफ आई एम अनेबल टू आंसर दैट, आपने मेरे से पूछा होता डिस्क्रिपेंसी को, इफ टैक्स पेयर वुड हैव बीन अनेबल टू आंसर दैट, then it would have been become a reason that even though the details were asked from you, no reply or incorrect reply or a vague reply has been received from you, and therefore we are issuing show cause notice, then also the vagueness or unambiguity could have been put to rest. But जब तक आपके पास
कोई स्पेसिफिक लाइन आइटम नहीं है, दैट शो कॉज नोटिस इज वेग, इट इज liable to be quashed. Please look into the reason what has been taken. More importantly, when we say it is the foundation of adjudication, Vrindavan Beverages Supreme Court, sir, फाउंडेशन का जब मतलब होता है, अगर आप उसके अंदर मेरे को ये बताएं मैंने कौन से सेक्शन या रूल का उल्लंघन किया है, मेरा डिफरेंस मेरा रूल या सेक्शन का उल्लंघन नहीं है। सन 2017, 2018, सन 2018, 2019 और सन 19-20 में सितंबर के महीने तक, मोर पर्टिकुलरली 9 अक्टूबर 2019 तक, कोई भी रूल, कोई भी सेक्शन 2A और 3B की मैचिंग को मांगता ही नहीं था। सबसे पहले जो 2A 3B की मैचिंग आई वो आई रूल 36 सब रूल 4 के तहत अक्टूबर 2019 में, और उसके अंदर भी एक बफर गवर्नमेंट ने दिया था 20% का। उसके बाद 1 जनवरी 2020 को वो 20% का जो बफर था उसको रिड्यूस कर दिया गया 10% पे, और उसके बिल्कुल 1 साल बाद उसको 5% कर दिया गया, और उसके अगले साल सन 2022 में एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 क्लॉज AA आया और उसने उस बफर को 0 कर दिया, और सेक्शन पहली बार अनेबलिंग प्रोविजन आया 2A और 3B की मैचिंग का। उससे पहले 2A और 3B की मैचिंग का अनेबलिंग प्रोविजन नहीं था, केवल रूल मात्र 36(4) के तहत 2A और 3B को आप मैचिंग के लिए रिक्वायर कर रहे थे। पर क्या रूल बिना अनेबलिंग प्रोविजन के सस्टेन करेगा? मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर विषय पे तो चर्चा करना, यहां पर सब सीनियर अधिवक्ता है, सब जानते हैं बिना सेक्शन के रूल सस्टेन नहीं कर सकता। 36(4) कौन से सेक्शन में सस्टेन करेगा? दैट इज स्टिल सब जुडिस। सर, मूविंग फॉरवर्ड, शो कॉज नोटिस आपके पास किस माध्यम से सर्व हो? लास्ट के 3 दिनों में जितने भी शो कॉज नोटिस इशू हुए थे वो हुए थे पोर्टल के माध्यम से, जो कि करेक्ट मैकेनिज्म। मैं सबका ध्यान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक डिसीजन की तरफ ले जाना चाहूंगा, श्याम बाबा एडिबल ऑयल। उस पर्टिकुलर डिसीजन में ये थी रिट पिटीशन नंबर 16131, 2020 का फैसला था ये मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का, जिस अंदर रूल 142 की, जो कि सेक्शन 73 के अंतर्गत प्रोसीजर प्रिस्क्राइब करता था कि हाउ दिस शो कॉज नोटिस शुड बी इशूड, वहां पर बड़ा क्लियर, वहां पे जो क्लियर वर्डिंग्स थे रूल के कि दिस पर्टिकुलर नोटिस along with the summary thereof, summary of the demand, should be uploaded electronically. So even though the mode of service which has been prescribed in the act may be multiple for service of a show cause notice, for the service of a notice or order, the mode which has been prescribed by the rule for service of the show cause notice is very clearly electronic mode of uploading on the common portal. और ये जो तथ्य, ये जो फैक्ट है, इस रूल को जो अपहेल्ड किया गया श्याम बाबा एडिबल ऑयल्स के केस में, ऑनरेबल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपहोल्ड किया। सो अगर कोई भी शो कॉज नोटिस मैनुअली अगर किसी एसएससी के पास आता है, सबसे पहला काम उसको जवाब देने से भी पहले, क्योंकि अगर कोई भी नोटिस आज भी पोर्टल से बाहर है तो वो आपके रिकॉर्डेड उसमें नहीं आएगा। व्हाइल द डिमांड विल बी लाइव, but its proceedings will be kept outside the purview of your common portal, which is not correct. This particular procedure, I will not go into section 68. E-way bill के जो पकड़े जाते हैं, स्टेट ऑफ यूपी से बहुत लैंडमार्क जजमेंट आया था पीछे, जो सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल करा केप एंड फ्रेग्रेंसेस के केस में। शो कॉज नोटिस की अपलोडिंग मैंडेटरी है ऑन द कॉमन पोर्टल। अगर नहीं है, केप एंड ई-वे बिल के केस में आया था, लेट मी नॉट गो इनटू दैट। अगर अपलोड नहीं हुआ, एक चिट्ठी ऑफिसर को लिखनी चाहिए कि रूल जो रिक्वायर करता है, एंड देयर इज नाउ अ लॉट ऑफ लिटरेचर, अ लॉट ऑफ प्रेसिडेंट ऑन दिस इशू, सो कृपया इसको पहले हमें फॉर्मल चैनल से अपलोड करके दीजिए।
Sir, once it is uploaded, it becomes the proper service. It will also go through common portal. कृपया ध्यान करिए, हर नोटिस जो अपलोड होता है उसके अंदर 2 कॉलम्स होते हैं, डेट till which the reply can be furnished, and number 2, date of hearing. हर असेसिंग ऑफिसर, हर प्रॉपर ऑफिसर को क्या हियरिंग देनी मैंडेटरी है? सर बिल्कुल है। क्या मेरे को हियरिंग नहीं पड़ेगी? नहीं सर, मेरे को हियरिंग मांगनी नहीं पड़ेगी। इट इज मैंडेटरी फॉर हिम टू गिव द हियरिंग। सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, जनरल प्रोविजन रिलेटिंग टू डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्स. An opportunity of hearing shall be granted where a request received सॉरी गौरव जी, प्लीज करिए. Please, sir. Section 75. आई थिंक गलती से आपका भी म्यूट हो गया. सर जीएसटी टॉपिक ही ऐसा है, बार बार आवाज को. सेक्शन 75 सबसेक्शन 4, opportunity of hearing should be granted where a request is received in writing or where an adverse decision is contemplated against such person. So या तो मैं मांग रहा हूं आपसे हियरिंग, तो आपको देनी जरूरी है, या अगर प्रॉपर ऑफिसर डिसीजन लेना चाहता है अगेंस्ट द टैक्स पेयर. Section 75 subsection 4 requires a hearing should be granted to such particular person. If hearing is not granted, then again it is an infringement of the principles of natural justice. A person can approach the Honorable High Court. A writ will be maintainable on that particular count. Writ maintainability, we all understand, is one of the very tough issues, admission of a writ. But when the writ, where we present a writ and where the principle on which this particular writ should be admitted is very clear. Most important being, if one of the principles of natural justice has been infringed, or the fundamental rights have been infringed, or very, very important, if goes to the root of the jurisdiction of the officer, then in these 3 cases, definitely a writ is maintainable. Honorable Supreme Court has very clearly said, in normal cases, writ will not be entertained by the Honorable High Courts. But where either of the 3 elements are present, these are maintainable cases of writs in text before the Honorable High Courts. Coming back, sir. Show cause notice एक प्रॉपर डिमांड नोटिस के रूप में देखा जाना चाहिए. ये केवल एक कम्युनिकेशन है. कई अधिवक्ता, कई चार्टर्ड अकाउंटेंट, कई एसएससी, टैक्स पेयर्स इसको एक असेसमेंट प्रोसीडिंग के रूप में देखते हैं. नोटिस भी बड़ा जनरल आता है, आपके 2B और 3B में फर्क है, आपके 1 और 3B में फर्क है, और उसको जो रिप्लाई करने का तरीका एक जनरल प्रैक्टिशनर, एक जनरल टैक्स पेयर जो लेता है, वो ये लेता है कि मुझे इसको मेरिट पे ये समझाना है कि मेरा मैच कर. मैं ये नहीं कह रहा कि मेरिट को नहीं दीजिए, मेरिट को जरूर दीजिए, बट क्योंकि एक शो कॉज नोटिस है, हमने अभी तक जो इसके एलिमेंट्स डिस्कस करे, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि ये सारे एलिमेंट्स हम उसको एग्जामिन करें. और एक बहुत छोटा सा एग्जांपल मैं और देता हूं, जुरिस्डिक्शन. मेरा जुरिस्डिक्शन जो है वो सेंटर में, क्या स्टेट मेरे को 73 का शो कॉज नोटिस ऑन द बेसिस ऑफ डिस्क्रिपेंसी इशू कर सकता है? नहीं कर सकता. Assesses have been divided as per the mutual consent of state and center in GST Council between 2 of them, and the complete list is duly acknowledged by the Chief Commissioner of that particular state and the Commissioner of State Tax. So जो Chief Commissioner center का है state में और जो Commissioner of State Tax है, they both acknowledge the division of the taxpayer in whose jurisdiction the person will lie. So when we are speaking about the proper officer is not a term of a position. Proper officer means the officer who has a jurisdiction over such particular taxpayer. One assessee, one assessing officer. That is the rule under GST. Only exception in GST has been अगर कहीं पर कोई enforcement proceedings हुई,
जीएसटी काउंसिल्स की 4 मीटिंग्स के अंदर ये दोनों साइड से डिस्कशन भी हुआ, सेंटर और स्टेट, और कंफर्म भी किया गया कि अगर कोई एनफोर्समेंट प्रोसीडिंग्स है, केवल और केवल उन केसेस के अंदर बोथ ऑफ देम कैन गो टू एनी एसएससी, अदरवाइज फॉर ऑल अदर पर्पस, ऑडिट, inspection, ASMT 10, any other proceeding under the Act, it will only be the jurisdictional officer who can take the command, who can do that particular issuance of a notice. सर केवल 73 और 74 के अंडर ही नहीं, शो कॉज नोटिस अगर हम देखें सेक्शन 10, सेक्शन 21, सेक्शन 35, 50, 51, 52, 63, 65, 66, 73, 74, and number of sections are there where issuance of show cause notice is required. Who can undertake these things? Only in the normal course a jurisdictional officer. In case of enforcement, either center or state, any of the authority which has initiated, I'm again using the word initiated the proceeding. This particular thing has also been clarified by way of a letter by CBIC. Any of the authorities which has initiated the proceedings will, the words were, will take it to its logical conclusion. What is the logical conclusion? Either there is a demand or there is no demand. So 73 के अंदर भी only the jurisdictional officer can issue a notice. If I am in the jurisdiction of center, center will issue. If I am in the jurisdiction of state, state will issue. जो भी करंट नोटिस हुए वो स्टेट के हुए हैं, एक बार चेक करवा लीजिएगा. नन ऑफ द एसएससी शुड बी. अब सर जुरिसडिक्शन कैसे पता चलेगी? जुरिसडिक्शन आपको पता चलेगी आपके कॉमन पोर्टल के अंदर लॉगिन करके. आप अपनी प्रोफाइल में जाएंगे, वहां पे आपको दोनों दिखेंगे, जुरिसडिक्शनल ऑफिसर एंड अदर ऑफिस. अदर ऑफिस में वो सेंटर या स्टेट होगा जो आपका जुरिसडिक्शनल नहीं है, और अगर जो भी आपके जुरिसडिक्शनल होगा सेंटर या स्टेट, उसके ऊपर जुरिसडिक्शनल लिखा होगा. सो ये कृपया ध्यान करिए. दिस इज very minor but very important aspects of a show cause notice. Next, क्या show cause notice ने summary notice साथ में दिया है? हमारा जो रूल है वो ये कहता है केवल show cause notice नहीं सर, एक summary thereof. Summary of what? The tax, interest or penalty which has been demanded. It has been seen in many cases that the column of interest has been left blank by many of the proper officers. So effectively, there is no demand of interest. Similarly, if the penalty is not mentioned, even though the discussion is there in the show cause notice, but summary does not provide it, that means there is no demand of particular penalty. इन चीजों को हम जब तक नोटिस प्रॉपर नहीं करेंगे, we will not be able to answer them. नासिन की पब्लिकेशन है शो कॉज नोटिस पे. उन्होंने बड़ी क्लियरली कहा कि एक शो कॉज नोटिस को तब हम वेग नहीं मानेंगे. नासिन क्या है सर? दिस इज द सेंट्रल ट्रेनिंग बॉडी फॉर सेंट्रल ऑफिसर्स. सो लेट मी नॉट गो इन डिटेल टू द डिस्कशन. ड्राफ्टिंग ऑफ शो कॉज पे उन्होंने जो अपनी बुकलेट निकाली फॉर गाइडेंस टू ऑफिसर, उन्होंने कहा 4 C's. लेटर C, 4 C's should be there in every SCN. नंबर 1, कॉन्ट्रावेंशन. कौन सा लीगल प्रावधान एसएससी ने कॉन्ट्रावीन किया? नंबर 2, हु इज द चार्ज पर्सन. बी वेरी क्लियर, एलिगेशन किसके अगेंस्ट है. अगर आपने प्रॉपर पर्सन को नहीं एड्रेस किया, देन द एलिगेशन विल आल्सो नॉट बी करेक्ट. नंबर 3, कॉन्सिक्वेंसेस. इस कॉन्ट्रावेंशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस. एंड नंबर 4, चार्जिंग पैराग्राफ. जो एलिगेशन है वो उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रावेंशन के रिस्पेक्ट में क्या है. तो ये जो 4 C's हैं, कॉन्ट्रावेंशन, कॉन्सिक्वेंसेस, चार्ज पर्सन, चार्जिंग पैराग्राफ, these are the 4 pillars of a show cause notice. If either of them is not there, the show cause of notice is not a proper valid show cause notice. SCM again जो उन्होंने बताया, it has to be broad division of the show cause notice. 8 पर्टिकुलर पार्ट्स में उन्होंने उसको डिवाइड किया. नंबर 1, कि आपने ये जो इंक्वायरी थी वो कैसे शुरू करी. भाई आपको कहीं कोई इंफॉर्मेशन मिली थी जिससे आपने सर्च करी, आपके पास कोई इंटेलिजेंस आई थी, या आपने कोई डिस्क्रिपेंसी
स्क्रूटनी के दौरान नोटिस करी, व्हाट इज द रीजन? नंबर 2, इनिशियल एक्शन आपने क्या लिया, कैसे आपने इन्वेस्टिगेशन चलाई? नंबर 3, नंबर 4, आपकी इन्वेस्टिगेशन की समरी क्या है, आपका कंक्लूजन क्या है उस इन्वेस्टिगेशन? नंबर 5, कौन से लीगल प्रावधान इस पर्टिकुलर एसएससी के एक्शन से रिलेटेड? नंबर 6, व्हाट इज द एक्ट ऑफ ओमिशन और कमीशन? आई एम यूजिंग बोथ वर्ड्स, ओमिशन और कमीशन। क्या गलती हुई है या इसने कोई चोरी करी? ओमिशन और कमीशन, you have to specify very clearly. Number next, charging paragraph. Charge him with the correct, what is the wrong he has done and what are the consequences. And last, provide him clear details within what period, इसको कितने पीरियड में किसके सामने इस शो कॉज नोटिस का रिप्लाई देना है। आपने एक शो कॉज नोटिस इशू कर दिया, पर अगर आपने व्यक्ति को बताया ही नहीं कि इसका रिप्लाई किसके पास जाना है, कितने दिनों में जाना है, तो वो व्यक्ति शो कॉज नोटिस होने के बावजूद भी अपनी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकता। सो ये 8 जो लिम्स हैं, अगर इनमें से कोई भी लिम्ब नहीं है, उसको एक हैंडीकैप माना गया है शो कॉज नोटिस का। नासिन ने उस बुकलेट में और भी बहुत एलिमेंट्स डिस्कस करे हैं, मैं सब में नहीं जाऊंगा, पर मेरा मेन मकसद जो था वो ये बताना था कि शो कॉज नोटिस के अंदर केवल और केवल एक लाइन डिस्क्रिपेंसी की लिख देना एक शो कॉज नोटिस नहीं बना। ड्राफ्टिंग ऑफ अ शो कॉज नोटिस इटसेल्फ इज एन आर्ट एंड रिप्लाई टू शो कॉज नोटिस इज अगेन एन आर्ट। The approach should be very clear. As we require the show cause notice to be unambiguous, the reply should also be unambiguous. It should talk about starting from the jurisdiction to the non-contravention to the service to all aspects which we want to put forth. अगर आपने show cause notice के स्टेज पर आपने jurisdictional challenges और ये सब चीजें, unless jurisdictional challenges are fundamental, basic जो sir, allow me to close this. Correct, sir. Thank you. Sorry, where we be? अगर ये challenges आपने service वगैरह के शुरू में नहीं उठाए, then these particular things will not be entertained by courts later. Now, sir, coming on to a very important point. Nemo judex in re suo. The authority passing the order should be free from bias and prejudice. अगर कोई भी शो कॉज नोटिस एक प्री डिटरमाइंड माइंड से बनेगा, मतलब आपने किसी व्यक्ति को शो कॉज नोटिस दिया, पर उसको शो कॉज नोटिस में ये कहा कि भाई आपकी ये लायबिलिटी बनती है, आप कब पे, और ये गलती कई मैंने नोटिस में देखी भी, that it is a biased predetermined notice, and it was very clearly held by Honorable Supreme Court in the case of Oryx Fisheries, ORYX, Oryx Fisheries Private Limited versus Union of India. It's the 2010 Supreme Court decision. अगर कोई भी शो कॉज नोटिस is tainted with the biasness, is tainted with a judgment, then that particular show cause notice infringes the very right of fair hearing. Because if you have already made up a mind to confirm a demand against me, then that particular hearing has no meaning. Why are you then giving me a show cause notice? A show cause notice should be fair. It is a very fair opportunity given to the taxpayer, unbiased, untainted, with free mind, where there is an observation of an officer. If the language of the show cause notice at any place displays the biasness or a predetermined mindset of the user, the Honorable Supreme Court in the judgment held it is liable to be quashed. That show cause notice is liable to be quashed. So, sir, please read the show cause notice very clearly. If it is alleging a demand, or is it proposing a demand, then it is fine. But if it is informing a demand,
then in that particular case, it is not a fair show cause notice liable to be quashed as per the decision of Honorable Supreme Court in the case of Oryx Fisheries Private Limited versus Union of India. The note should also inform the assessee of proper time, authority, place, and the hearing nature, so that he can present his case effectively. Right, sir? Now, if I am filing my returns properly, if I am feeding all the information properly, when the information what was required, I have already given you. In that particular case, उन cases में जहां पर मैंने पूरी information जो मांगी गई थी वो दे दी है, department cannot say tomorrow that the appellate or the assessee, the taxpayer, is trying to hide something from the department. That very allegation is incorrect because the form which contains the boxes, I cannot add to them. I cannot add further information. Can I write anything in 3B? No, sir, I cannot. But I should also be very, very careful in understanding the fact that if there is a discrepancy, which I want to bring to the knowledge of the department, every person should bring it by way of a manual letter to his proper officer. So ये थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है. ये एक्चुअली बात जब हम करते हैं तब हम नॉर्मल जब हमारे डिस्कशंस होते थे तब करते थे, बट शो कॉज नोटिस में आज वो सारे लेटर्स जो हमने फाइल किए थे अबाउट अ पर्टिकुलर इशू. सो फॉर एग्जांपल आई गिव यू अ स्मॉल हिंट. एक एसएससी मोहित मिंडल से पहले 2017, 18, 18, 19 के अंदर मोहित मिंडल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जो डिसीजन दिया था फेवर में एसएससी के, ओशन फ्रेट सीआईएफ कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या लगना चाहिए नहीं. अब एक एसएससी ने पोजीशन ली कि मैं नहीं पे करना चाहता. अगर उस एसएससी ने ऐसी कोई पोजीशन ली है और उसे पता है ये मैटर सब जुडिस है, he should write to his jurisdictional officer that I'm taking such particular omission. I'm not paying. But I'm not paying because I'm aware there is a matter which is sub judice. And if this thing comes against the taxpayer, I will pay the tax. These kinds of intimation of position to the proper officer helps the taxpayer in fighting the allegation of suppression or for that matter, fraud to evade the tax. Another example of similar nature is many of the taxpayers, उन्होंने अभी जब सफारी रिट्रीट का फैसला आया जो कि अभी सब जुडिस है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, कि आप जो है अपनी रेंटेड प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आईटीसी इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो आपने इनपुट्स और इनपुट सर्विसेज लिए हैं आप उनका ले सकते हैं. तो उन्होंने उस फैसले के तहत वो आईटीसी ले ली. सर आपने आईटीसी ले लिया बट डिपार्टमेंट इज स्टिल चैलेंजिंग दैट पोजीशन. It is your duty to inform the proper officer that you have taken a position which is a disputed position and which is right now sub judice before Honorable Supreme. This will save any notice under 74 for that matter. So 17-18 के किसी भी पीरियड के बाद आपने अगर सितंबर से पहले ये इन्फॉर्म अपने प्रॉपर ऑफिसर को कर दी थी पोजीशन, तो आज सितंबर 30 के बाद वो वाला नोटिस जो है आपके अगेंस्ट नहीं होल्ड किया जा सकता. सेक्शन 74 का नोटिस आपके अगेंस्ट नहीं दिया जा सकता. सर adjudication itself again is a part of show cause notice. शो कॉज नोटिस का वो पार्ट इसलिए है जो ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू करता है और उसको एडजुडिकेट करता है, देयर आर मेनी ड्यूटीज व्हिच हैज बीन कास्टेड ऑन हिम. I'll not go into the decisions, but very quickly let me point out adjudication should be proper, reasoned and should not be passed in haste. Why I'm saying not passed in haste? सर ये जो शो कॉज नोटिस इशू हुए हैं 30 सितंबर 2023 को, इनकी एडजुडिकेशन जो है 31 दिसंबर 2023 तक हो जानी चाहिए. अगर ये नहीं होती है देन
even though there is a show cause notice, that particular demand cannot be confirmed against the SSC under that particular show cause notice. And same show cause notice, which is issued under 73, cannot be issued under 74 later by the department. कि पहले जब आपने कहा कि फ्रॉड नहीं है, सप्रेशन नहीं है, मिसस्टेटमेंट नहीं है, सेम ग्राउंड को लेके, सेम ईयर को लेके अगले साल, क्योंकि आपका टाइम फ्रेम निकल गया है, उस पर्टिकुलर इशू को आप 74 के अंदर एक नए रूप में नहीं दे सकते. एडजुडिकेशन कैन नॉट बी बियॉन्ड शो कॉज नोटिस. अब हुआ क्या, शो कॉज का जो डिफरेंस है 2A और 3B का, वो 2 लाख रुपए का है. आप मैचिंग करके सारा ले गए, आपने एक एक लाइन आइटम दिखा दी कि सर देखिए पूरा मैच करता है. केवल और केवल 45,000 के मेरे ऐसे टैक्स सप्लायर हैं जिन्होंने नहीं चढ़ाया था, और मैंने सर्कुलर नंबर 183 के तहत आपको उनका सर्टिफिकेट भी ला दिया. ठीक है सर, पर उस डिटेल के अंदर प्रॉपर ऑफिसर को दिखा पॉइंट है कि आपने तो एक मर्सिडीज गाड़ी खरीदी हुई है जिसके ऊपर आपने 25 लाख रुपए का आईटीसी लिया हुआ. सर क्या वो अपने ऑर्डर में उस 25 लाख की डिमांड को निकाल सकता है? नहीं निकाल सकता. क्यों नहीं निकाल सकता? क्योंकि शो कॉज नोटिस के अंदर ऐसी कोई एलिगेशन थी नहीं. सो ये प्लीज ध्यान रखिएगा, द एडजुडिकेशन ऑर्डर level beyond the show cause notice. N number of decisions support you, be it Vrindavan Beverages, be it many other decisions. Show cause notice के beyond कभी भी adjudicating order नहीं जाएगा. क्या show cause notice से पहले मुझे DRC 01A देना है? अब रूल 142 की जो लैंग्वेज है, मैं एक बार आप सबके साथ पहले वो साझा कर लेता हूं. रूल 142 के तहत सॉरी एक सेकंड से, हाँ जी, जो रूल के तहत कहा गया वहां पर पहले वर्ड था शैल, पर उसको जो है बाद में रिप्लेस कर दिया गया मे. अब रूल क्या कहता है? रूल 142 सब रूल 1A, ऑफिसर मे, this was the proper officer shall earlier, but it has now been amended. It says proper officer may, before the issuance of or service of notice to the person chargeable with tax, interest and penalty under subsection 73(1) or 74(1), communicate the detail of such tax, interest and penalty as ascertained by him in part A of GSTR 01A. अब डिपार्टमेंट का ये कहना है कि साहब 01 जो वर्ड यूज किया गया है वो किया गया है मे. तो क्या मुझे ये नोटिस देना मैंडेटरी है? मेरे पास चॉइस है कि मैं इसको दूं नहीं, मैं इसको मतलब दी लॉ इज वेरी वेरी lenient towards a proper officer कि this particular word may should be read as may, and it is not a mandatory provision and therefore it should not be read as shall. However, I'll repeat the words of Salmond here. As the essence of law lies in the spirit and not in the letter, but letters are the only way in which intentions are expressed. The words are an external manifestation of intention that it evolves. So do not stick to the words literally, but it has to. In the 7th edition of the book Race on the Statute Law, it was said that it was a duty of the court to try to get into the real intention of legislature by carefully analyzing the whole scope of the statute. So sir, यहाँ पर जो वर्ड है may, उसको shall, मैं ये नहीं कहता कि courts will always read it as shall, but courts will look into the position or the situation, why the officer issued or failed to issue. Was it material to issue DRC 01A? What are the cases where it was? Sir, if you are being affixed with a demand
अगर 73 और 74 की किसी भी डिमांड से पहले आपको DRC 01A दिया जाता है तो और आप जो है उस पर्टिकुलर टैक्स अमाउंट को इंटरेस्ट को पे कर देते हैं, स्टैच्यूट ये कहता है कि आपके अगेंस्ट पेनल्टीज या तो बहुत रिड्यूस कर दी जाती है, हटाई जाती है, और बाकी सारी प्रोसीडिंग्स भी जो स्टैच्यूट के अंडर होती हैं दे आर पुट टू रेस्ट। सो ये बहुत अहम है कि मैं अगर शो कॉज नोटिस से पहले अपना इंटरेस्ट और टैक्स पे कर देता हूं, और वो मुझे कैसे पता चलेगा, वो मुझे तभी पता चलेगा जब आप जो प्रॉपर ऑफिसर है मुझे डिटरमाइन करके देंगे। अगर आप मुझे नहीं दे रहे, then you are taking away that particular opportunity which the law, which the very section provides me in terms of reduction of penalty, in terms of doing away with all kinds of proceedings under the act, all other penalties and prosecution. If you are not, then in that particular case you will be taking away a big relief which was supposed to be given under the statute to me. I bring your सर attention. इसमें वीडियो नहीं हो रहा। I bring your attention to section 73, subsection 9. Shall, after considering the representation made by a person chargeable with tax, determine the amount of tax interest penalty equivalent to 10% or 10,000, whichever is higher, due from such person and issue an order. Now, notwithstanding anything contained in 6 or 8, penalty shall be payable where the amount of self-assessed tax, which is not paid within a period of 30 days from the due date of payment of such particular tax. से डिटरमाइन होती है वहां से 30 दिन। अगर शो कॉज नोटिस से पहले ही आपने मेरे को मेरी डिटर्मिनेशन दे दी होती तो मैंने अगर उसको पे कर दिया तो मेरे ऊपर 10% पेनल्टी, और इसी तरह सेक्शन 74 के अंदर जहां 100% पेनल्टी का प्रावधान है, जिसको कहा गया कि पहले 15% अगर 30 दिनों में नहीं दिया, देन 25% अगर ऑर्डर पास हो गया, फिर 100%। ये पहला जो लेग है, जो बेनिफिट मेरे को दिया गया, अगर आप DRC 01 नहीं इशू करते, देन इट इज टेकिंग अवे अ वेरी बिग राइट फ्रॉम मी। बट क्या ये हर केस में इशू करना जरूरी है? नहीं सर। अगर सपोज मैंने आपका ऑडिट किया है, मैं प्रॉपर ऑफिसर हूं, मैंने आपको ADT 02 मेरी रिपोर्ट मैंने आपको दे दिया, और उस रिपोर्ट में मैंने आपको सारे एलिमेंट्स जो मैं प्रपोज कर रहा हूं, टैक्स का, इंटरेस्ट का, पेनल्टी का, मैंने अपनी फाइनल ऑडिट रिपोर्ट में आपको दे दिए। The courts might take a view that the officer intimated the tax payable in a report, maybe the form 1A. So again, I'll say that the question whether a provision of law is mandatory or not depends on its language. It depends on the context in which it is enacted and the object which it was supposed to serve. If that particular object is served by any other manner, the court may not be willing to grant you that particular benefit. But yes, if it is not granted to you in any, then this word may should be read as shall. किसी को सीधा उठा के आपने 10 लाख रुपए की लायबिलिटी निकाल के 01 दे दिया, 01A के आपने बेनिफिट नहीं दिया, that particular notice may be quashed by the honorable courts, and it is not something new. In service tax era, Honorable Delhi High Court pre-consultation notices, which we call, was not issued to the SSC, which was of one circular in service tax. वो pre-consultation notices जो हैं वो नहीं issue हुए थे, जो कि circular ने mandate किए थे, उनके नॉन इशुएंस के कारण जो डिमांड थी, जो शो कॉज नोटिस था, उसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्वैश कर दिया। एन नंबर ऑफ डिसीजंस वर देयर, गुलाटी एंटरप्राइजेस फॉर दैट मैटर, आई थिंक इन द केस ऑफ Nanagar Telephone, n number of decisions you can find for this one pre-consultation notices in service tax era. Similar positions will be taken in GST if we are able to show or demonstrate to the court that this particular opportunity which was available to the SSC has not been provided by the
proper officer, and therefore this particular may should be read as shall in these particular cases. Sir, coming on to the other aspect. In one of the very recent decisions in the case of Abhay Traders versus Commercial Tax Officer, Commissioner Commercial Tax, it is a decision, it is a judgment of Honorable Allahabad High Court, and the bench very categorically held that there are two primary requirements of principles of natural justice to be followed while issuing a show cause notice. Number one, show cause notice must contain the material or ground which, according to the department, has necessitated this particular action. Meaning thereby, again, we are going to the same thing. कि भाई क्या infringement हुई है, क्या allegation है, that should be very clear, unambiguous. And number two, the particular penalty or action, which I again say, one of the C's, consequences, it has to, even if it is not specifically mentioned in the show cause, but it can be clearly and safely discerned from the reading thereof, that would be sufficient, it will meet the requirement. So, friends, केवल एक legal language पे stick करने से ज़्यादा ज़रूरी है to demonstrate the court why this particular requirement was mandatorily, or it was so grave that if it did not follow, it has created a grave damage to the taxpayer. Also focus on these particular things. Now, अभी जो notices issue हुए हैं वो लगते हैं हमें कि they are harmless in the sense 2B3A के notices, 3B2A के notices हुए हैं, 1-3B के notices हुए हैं. Sir, जितने भी notices हुए हैं, none of them is harmless. अगर इनको ढंग से हमने नहीं लिया, हमने आंसर नहीं किया, ये डिमांड्स में कंफर्म हो जाएंगे और फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी के सामने जाने पर आपको पता है 10% टैक्स का आपको जमा करना पड़ेगा और आपको ये भी फर्स्ट एपलेट अथॉरिटी है. He will be an appellate authority which is a part of the department. So maybe we cannot expect a unbiased real quasi judicial judgment from him, a decision from him. The first fair opportunity which every SSC feels is at the tribunal level. Now tribunals in GST, I must congratulate सभी अधिवक्ताओं को मैं congratulate करना चाहूंगा जो अभी recent GST काउंसिल मीटिंग हुई है उसके अंदर हर अधिवक्ता जिसका 10 साल से ज्यादा इनडायरेक्ट टैक्स में आपका एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस एक्सपीरियंस है, he is eligible now to be appointed as a member of the GST tribunal. So this is one very welcome step which has come up after so much of representation from advocates. So जो फेयर अपॉर्चुनिटी हमें ट्रिब्यूनल के सामने दिखती है उसको लेने के लिए फिर आपको दोबारा 20% जमा करना पड़ेगा. तो 30% जमा करके एसएससी ट्रिब्यूनल पे खड़ा होगा. अब एक एसएससी जिसकी डिमांड, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, 5 लाख रुपए की डिमांड जो है वो निकाल दी गई 1 और 3B के डिफरेंस में. अब ये कंप्यूटर जनरेटेड डिमांड, कंप्यूटर ने 17-18 का 3B देखा, 1 देखा, कंपेयर करा, पर उसने उसको 9 में देखने की कोशिश नहीं करी. 9 के कॉलम 10 में टैक्स पेयर ने भरा हुआ है कि ये जो 1.5 लाख रुपए का टैक्स है अगले साल पे करा है, 5 लाख का जो टैक्स पे करा. अब सर शो कॉज नोटिस ने नहीं देखा, अगर इसको प्रॉपरली एड्रेस नहीं किया गया तो ये प्रॉब्लम के निवारण के लिए ट्रिब्यूनल तक पहुंच के अपील करने के लिए 1.5 लाख रुपए का टैक्स उस पर्टिकुलर टैक्स पेयर को फिर जमा करना पड़ेगा, तब जाकर उसको 5 लाख की लायबिलिटी को वो लड़ सकता है. एक और मैं आप सबके सामने, मेरे को मौका मिला, मैं एक और चीज जो अभी जीएसटी काउंसिल मीटिंग के कल प्रेस रिलीज में एक और बेनिफिट आया है. किसी भी व्यक्ति ने अगर 73 और 74 के किसी भी नोटिस की अपील अगर नहीं करी है या कोई उसकी अपील केवल लिमिटेशन के ग्राउंड पे खारिज कर दी गई है कमिश्नर अपील द्वारा, उस पर्टिकुलर व्यक्ति को जनवरी 2024 तक एक मौका दिया गया है कि आप अपनी डिमांड के अगेंस्ट अपील करेंगे और वो अपील मेरिट्स पे सुनी जाए. ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि
बहुत सारे लोगों से ये डेट्स ऑर्डर्स की मिस हो गई थी। और यहाँ पर मैं दोबारा कहूंगा, शो कॉज नोटिस आपके कॉमन पोर्टल पर आते हैं। ये देखा गया है, बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट, अधिवक्ता, एडवोकेट्स अपने टैक्स पेयर्स, अपने एसएससी के अकाउंट में, जीएसटी पोर्टल में अपना फोन नंबर और ईमेल आईडी दे देते। सर, उसकी इंटीमेशन उसी फोन नंबर पे जाएगी कि आपको शो कॉज इशू हो गया है। अब एक बात बताइए, अगर आपके पास आज 400 टैक्स पेयर्स हैं, 600 टैक्स पेयर्स हैं, उनमें से 25 को इशू हो गया, आपके पास केवल एक ARN नंबर आएगा आपके मोबाइल पे। अब ये देखने के लिए कि भाई किसको इशू हुआ है, और उन सब एसएससीज में अगर आपका फोन नंबर या ईमेल आईडी डला हुआ है, आपको सारे रिकॉर्ड देखने पड़ेंगे। इसीलिए मैं कहता हूं, नंबर 1, जिस एसएससी का अकाउंट है कॉमन पोर्टल पे, केवल उसका ही ईमेल आईडी और फोन नंबर होना चाहिए। हमें कभी भी अपना ईमेल आईडी, फोन नंबर नहीं देना चाहिए। पहली बात, वो सर्विस लेना हमारा काम नहीं। दूसरी बात, अगर वो सर्विस हमारे पास आ रही है तो वो हमारी जिम्मेवारी बन जाती है अपने एसएससी को अवेयर करना और उसका टाइमली कंप्लायंस करना। अगर वो टाइमली कंप्लायंस नहीं हुआ, एसएससी विल बी एग्रीव्ड एंड विल गो टू आल्सो कोर्ट that this particular notice was not brought to my knowledge, held against me. So it's a very sensitive subject, sir. Times have changed. पहले क्या होता था, सर्विस जो होती थी रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से होती थी। उन रजिस्टर्ड पोस्ट से, स्पीड पोस्ट से हम सबको पता है कई बार नहीं मिलती थी। 2-2 साल बाद जाकर भी हम एक सर्टिफाइड कॉपी के लिए रिक्वेस्ट करके उस डेट से लिमिटेशन को काउंट करते। Sir, gone are those days. Final relief has been given in terms of extension of first appellate authority. After this, there will be no ground. Honorable Supreme Court has very clearly said in Singh Enterprises, Commissioner does not have the power to condone the delay beyond the period specified in the statute, which is 1 month. And therefore, no appeal could be entertained by the commissioners or the first appellate authorities beyond the time for which power has been given to them for condonation. Sir, टॉपिक ऐसा है, मेरे को जितना टाइम मिलता रहे डिस्कस करता रहूंगा, पर मेरे को विक्रम सर ने पूरी इंस्ट्रक्शन भी दी थी कि हमें सबके क्वेश्चंस भी टेकअप करने हैं। सो मैं उस प्रक्रिया को अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इफ चेयर परमिट्स, सौरभ सर अगर विक्रम सर परमिट करें तो हम क्वेश्चन आंसर ले लेते। श्योर। क्वेश्चन आंसर लेने के 2 तरीके हैं। एक तो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं क्वेश्चंस। विक्रम सर, आई थिंक प्लीज अलाउ वन बाय वन टू एवरीवन, लेट्स मेक इट इंटरेक्टिव। अच्छा, जिन्होंने क्वेश्चंस करने हैं, अपना हैंड रेज करते हैं। हैंड रेज का जो सिंबल है नीचे, उस पर रिएक्शन में जाकर अपना हैंड रेज करेंगे, तो हम कोशिश करेंगे बारी बारी से सबको लेने की कोशिश करेंगे इस पे। लेकिन मैं कहा, गौरव जी आपने एक्सप्लेन इतना अच्छा किया, मुझे डाउट है अगर कोई क्वेश्चन आएंगे ज्यादा। फ्रेंड्स, जो लोग कोई क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं, कोई क्वेरी है जिनकी, वो इसमें अपना नीचे सिंबल में हैंड रेज करें। वैसे फोटो में नहीं, फोटो शायद ना मैं फॉलो कर पाऊं उसको इतना। नीचे हैंड रेज का सिंबल, लेट्स सी। ऐसा कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट तो नहीं आया कोई। आई थिंक वही मैंने कहा था, आपने एक्सप्लेन बढ़िया किया है। सर, हो सकता है एक्सप्लेन बढ़िया भी किया, या हो सकता है मेरे से गलती रह गई और किसी को कुछ समझ नहीं आया हो। नहीं, ये आया है। प्रभात गुप्ता जी का आ गया। प्रभात जी अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। बस बढ़िया, मैं कर रहा हूँ। मैं I'll take some time. प्रभात जी, आप अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो प्रभात जी, हाँ आवाज आ गई, बोलिए प्लीज। सर, छोटा सा क्वेश्चन ये था, हाँ जी। अंडर सेक्शन 61 जो हाँ। डिस्क्रिपेंसी पाई गई थी, उसका टैक्स का डिफरेंस तो हमने जमा कर दिया। बिल्कुल ठीक है सर। अब बचा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमने कोई जमा नहीं किया कि कोई एमनेस्टी स्कीम आ जाए या कुछ हो जाए, तो उसके लिए इन्होंने 73 में डिमांड क्रिएट कर दी है।
क्या 73 में डिमांड इंटरेस्ट के लिए केवल क्रिएट हो सकती है या नहीं? देखिए साहब, 73 में केवल इंटरेस्ट के लिए जो है डिमांड क्रिएट हो सकती है, क्योंकि जो वहां पे वर्डिंग्स लिए गए हैं, टैक्स, इंटरेस्ट और पेनल्टी, केवल पेनल्टी के लिए भी हो सकता है इशू, अच्छा, बट उसका जो इनिशिएटिंग एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए नॉन पेमेंट ऑफ टैक्स। वो आपके केस में है। अब अगर आपको ये उम्मीद है कि एमनेस्टी स्कीम आ जाएगी, क्योंकि आपको पता है इतनी गलतियां हुई हैं, सभी जी टैक्स हुई हैं, जी तो जी आप उसका रिप्लाई कर दीजिए। आपका जो फर्स्ट और सेकंड एपलेट अथॉरिटी पे जो टैक्स जमा होना है वो 10% और 20% ही होना था। आप जी 100% कर चुके हैं। जी आप अपनी उम्मीद को जगाए रखिए। आप अगर एमनेस्टी आपको थर्ड लेवल तक नहीं आएगी, इंटरेस्ट तो आपका प्लग हो चुका है, इंटरेस्ट विल नॉट इंक्रीज। ठीक प्लीज सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं उम्मीद कर रहा था कि एक क्वेश्चन ये भी आएगा कि क्या सेम पॉइंट पे दोबारा शो कॉज इशू हो सकता हेलो। है। सर। हेलो हाँ जी सर, बताइए। सर, क्या सेस पे लाइबिलिटी इंटरेस्ट लगेगा? सर, सेस पे इंटरेस्ट बिल्कुल लगेगा, क्योंकि कंपनसेशन सेस एक्ट बाकी सारे प्रावधान जो है वो इंपोर्ट करता है जीएसटी से। सो जैसे इंटरेस्ट नॉर्मल केस में लगता है, अगर नॉन पेमेंट ऑफ सेस है तो वो भी इंटरेस्ट का प्रावधान, वो भी इंपोर्ट करके पेनल्टी का भी प्रावधान वहीं से बिल्कुल लगे। पर मैं ये जानना चाहूंगा, देखिए सीखने का तो हर किसी को हक है, आपको ऐसा क्या मिला जो सेस नहीं, इंटरेस्ट नहीं लगना चाहिए। सर, ये हुआ कि कोल्ड ड्रिंक का व्यापारी है, तो उसने जो है दिया अपना, तो जिसे हमने और सब तो कर लिया, डाइवर्ट आईटीसी वो कर लिया, लेकिन सेस पे जो पेनाल्टी है या इंटरेस्ट है वो समझ में नहीं आ रहा था मेरे को। मैंने कहा कि भाई लेकिन सेस पे लगेगा कि नहीं लगेगा बिल्कुल लगेगा सर, इंटरेस्ट? बिल्कुल लगेगा। वो कैसे काउंट होगा सर सेस? जैसे ये सीजीएसटी एसजीएसटी का काउंट होता है उसी तरह होगा। देखिए ये भी 80%। हेलो। हाँ जी सर, क्या कह रहे थे आप, सॉरी। ये सेस पे क्या परसेंट लाइबिलिटी? 18% ही लगेगी कि? 18% ही लगेगी, क्योंकि वो प्रावधान इंपोर्ट किया गया। ठीक है सर। शुक्रिया सर। गौरव जी, आप भी क्वेश्चन अपने आप ही कोई एक्सप्लेन करना चाह रहे थे, प्लीज इस पे आ जाइए। नहीं सर, मैं बस यही कहना चाह रहा था कि कई बार क्या होता है, ऑफिसर्स एक ही पॉइंट पे दो दो शो कॉज नोटिस दे देते हैं। कई बार भूल जाते हैं कि हमने पहले भी एक शो कॉज नोटिस दिया था। मैंने एएसएमटी 12 का तो जिक्र किया था। अगर रिपीटेड शो कॉज नोटिस है, दैट कैन बी सीन एज अ चेंज ऑफ ओपिनियन, बट अगर वो इशू डिफरेंट है, साल सेम है, तो पहले जो शो कॉज था वो आउटपुट टैक्स पे था, फिर दोबारा जो था वो आईटीसी पे था, तो उस केस के अंदर तो इट इज अ वैलिड शो कॉज नोटिस। इट इज नॉट अ चेंज ऑफ ओपिनियन बट टू डिफरेंट इश्यूज, but both of them have to be within the time limit provided in the statute under 73. But if it is on the same issue, then you have certain decisions. I'll only refer one decision right now. This was in the case of Prince Gutka Limited. It was a Supreme Court decision 2017, where it was held that there could not have been a second show cause notice on the same cause of action on which the authority had dropped the demand earlier. अगर वो adjudicate ही नहीं हुई है, then definitely you can take the plea of double jeopardy that two show cause demands have been issued against me parallelly, so one of them should be dropped. So my humble submission is, अगर वो decide हो गया तो accordingly करिए, अगर वो नहीं decide हुआ है तो please request the officer to drop one of the proceedings and only carry forward one particular show cause notice. Two show cause notice on the same issue, same demand cannot be taken up by the authorities. Right. सर एक्सक्यूज एक मिनट, एक सर सेकंड, कौन बोल रहा है? सर वन क्वेश्चन, राघव गुप्ता एडवोकेट सर। जस्ट होल्ड ऑन, आई कॉल यू, अपना हैंड रेज कीजिए प्लीज, वील कॉल यू वन बाय वन एंड अदर पीपल आल्सो। गौरव जी, इसमें एक थोड़ा सा इशू ये था Sir,
देयर इज अ सेकंड ओपिनियन आल्सो दैट जिस टैक्स पीरियड के लिए एक बार 73 इशू हो गया, उस टैक्स पीरियड के लिए दोबारा नहीं हो सकता, irrespective of the fact इशू डिफरेंट है. सर There's an अगर opinion of that also. I understand now the only thing if it is a 73 के अंदर ही दोनों इशू हो रहे हैं, फिर courts are not taking the favor of the SSC. बट अगर 73 में एक बार इशू हो गया तो 74 के जितने भी फैसले आपको मिलेंगे जहां पे कोर्ट ने सेकंड शो कॉज को क्वैश किया है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी ऑब्जर्वेशन होगी कि द पर्टिकुलर इशू वाज ऑलरेडी इन द नॉलेज ऑफ द डिपार्टमेंट. सो इट इज नॉट merely क्वैश बिकॉज देयर इज अ सेकंड शो कॉज. It was quashed that this particular issue was already in the notice of the department. Extended period cannot be evoked now on the grounds of suppression by the department. Okay. नवीन श्रीवास्तव जी, आप कुछ पूछना चाह रहे थे? हाँ सर, बस सर मैं ये पूछना चाहता हूँ सर, एक मेरे पे नोटिस आया 61 में, 61 में आने के बाद सर उसमें मात्र 95 पैसे और 48 पैसे का डिफरेंस बताया. उसका मैंने रिप्लाई कर दिया, उस रिप्लाई को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. सर 90 अधिवक्ता बैठे इस फोरम में, और अगर हम 90 पैसे का डिस्कशन करेंगे तो सोचिए हम कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं सबका टाइम. ठीक है सर उसके बाद उन्होंने मेरे को 73 का नोटिस दे दिया उसी में. और 90 ये पैसे कैसे? पे 90 पैसे पे नहीं सर, वो तो उसमें शो कॉज में लिखा है कि हाँ. आपका जवाब स्वीकार किया जाता है, परंतु उन्होंने सर उसमें मुझसे कोई भी 5 करोड़ से ऊपर थी आरती 93 और 94 के बारे में कोई 61 में पूछा ही नहीं कुछ मुझसे. अब वो मुझे डिमांड निकाल के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे उन्होंने मेरे पे डिमांड निकाल के 73 का नोटिस दे दिया, जो कि 61 में मुझसे पूछा भी नहीं. मैं आपने मेरा फिर शुरू का नवीन जी मिस कर दिया जी जहां पर मैंने वेयर इट अपीयर्स जो वर्डिंग्स थे, बिल्कुल. मैंने उसकी अहमियत समझाई थी कि वेयर इट अपीयर्स इज नॉट नोटिसिंग अ डिस्क्रिपेंसी. Noticing a discrepancy comes under 61. बिल्कुल. Finding a evasion comes under 67. Conducting an audit comes under 65. बिल्कुल. So this action of the officer where a straight demand without getting an explanation is totally wrong. So please take that particular plea. I am very hopeful courts will quash all these notices. थैंक यू. और मेरिट जरूर आंसर करिएगा, क्योंकि अगर आपने मेरिट आंसर नहीं किया, खाली लीगल को पार्ट को टेकअप कर लिया, मे बी दैट विल गो टू द डेट्रीमेंट ऑफ द टैक्स पेयर. नेक्स्ट सर. नेक्स्ट में सचिन, काफी टाइम से है. सचिन जी प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ. Yes. यस प्लीज बोलिए सचिन जी, बोलिए. Thank you, Gaurav sir. It was very nice hearing you. I'm audible, sir. Am I audible, Very sir? Audible, sir. Very audible, and start your video if possible. I don't. Okay, go on, carry on. Carry on. It's better Carry I on. raise the question first. Sir, there has been a matter with me, with one of my SSC, that the officer has issued a draft audit report and asked for the penalty to be paid. And the officer has insisted the assessee to pay the penalty before issuing the so cause notice. Is it right, sir? देखिए सर, ये ना जो एक प्रोसीडिंग्स के अंदर रिकवरी जिसको हम कहते हैं, आपने देखा होगा कई बार सर्च के अंदर भी आते हैं, वो रिकवरी के चेक ले जाते हैं. सवाल ये है कि क्या ये सही है? बिल्कुल गलत. पर क्या डिपार्टमेंट मांग रहा है और असेसी दे रहा है, उसका आंसर सर प्रैक्टिकल है, हाँ ये हो. तो सर अगर एकेडमिक डिस्कशन करना है तो गलत, पर क्या ये हो रहा है? वो बिल्कुल हो रहा है. असेसी को फाइट करना पड़ेगा, अधिवक्ता फाइट नहीं कर सकता. टैक्सपेयर हैज टू स्टैंड अप. Am I very clear, sir? So let your Yes, assessee stand up, then you can fight for it. Okay. Thank you so much, sir. Right. Next is Mr. इसका नाम लिखा रहा है पतंजलि अग्रहारी. अपने को अनम्यूट कीजिए प्लीज. हाँ जी प्लीज. Sir, can I ask? Please, sir. जस्ट किसका नाम पे आ रहा है? ये पतंजलि. हाँ, आपका म्यूट आ रहा है, प्लीज अपने को अनम्यूट कीजिए पहले.
चावला सर, हम I think we आगे- go to next. हैं? हाँ, please. I think he's having हाँ, some इनको problem. दिक्कत है। हाँ. Then Mr. Raghav Gupta is there. Raghav, are you there? No. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Yes, sir, please do. Raghav, unmute yourself. ओके गुड इवनिंग सर। सर एक्चुअली सर आजकल 17-18 में सर दिक्कत क्या आ रही है कि इनपुट जो है वो 2A से चेक करा जा रहा है और उस टाइम सर 2A मेजर होता नहीं था बेसिकली। सर ये बिल्कुल आप सही कह सर रहे हैं। हमने 9 में जो अपना इनपुट एज पर बुक्स भर दिया, राइट सर। और आज का 2A से हम कंपैरिजन करें तो 9 का 2A और आज का 2A डिफरेंस आ रहा है। तो जैसे अधिकारी कह रहा है कि जो उस टाइम 2A आपने 9 में भरा है हम उसके हिसाब से आपको टैक्स देना पड़ेगा। सर मैंने अपने डिस्कशन में ये बहुत डिटेल में लिया था कि उस वक्त अक्टूबर 2019 से पहले कोई भी रूल या कोई भी एक्ट का सेक्शन आपके 2A और 3B के कंपैरिजन को नहीं मांगता था। सबसे पहले अक्टूबर 2019 में रूल 36 सब रूल 4 उसके तहत 2A 3B की कंपैरिजन मांगेगी और 36(4) में भी वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द वायर्स ऑफ द रूल। अगर हम ये मानते हैं कि वो एक वैलिड रूल है तब भी अक्टूबर 19 से पहले कोई प्रावधान नहीं। सुप्रीम कोर्ट इन द केस ऑफ भारती एयरटेल आल्सो very clearly said it is only a facilitator form, and that was a reason to reject the appeal of Bharti Airtel and put it into the favor of the department. So now department cannot say that it is mandatory to match both of it when they won on the very same ground in the Supreme Court. So it is now on to you how you present your case. So you have multiple grounds, and it is also a very wise, you have to take this particular decision also very subjectively कि आपने अपने एसएससी के केस को केवल लीगल पे लेके जाना है या मेरिट्स भी लर्न। हाउ स्ट्रॉन्ग द पोजीशन इज यू हैव टू सी। आई लीव इट टू यू। नेक्स्ट मिस्टर रामकरण सिंह यादव, अपने आइए प्लीज। हाँ आ रही है बात आपकी। आ रही है सर। Sir, my good evening to everybody, sir. Sir, good evening, My sir. my question is, in year of 17-18, SSC has availed SSC ITC. Now, he is demanding interest from that very day to till date. Is it justified? नहीं, सो आपके एसएससी ने टैक्स 17-18 में जमा किया था? No, sir. Actually, उन्होंने एक्स्ट्रा आईटीसी अवेल कर ली। ठीक है जी। और वो अमाउंट सर 2 महीने के लिए माइनस में रहा, इसके बाद दोबारा से प्लस में हो गया। तो केवल 2 महीने के लिए ही आपका जो आईटीसी था वो गलत था, उसके बाद आपने उस आईटीसी को रिवर्स कर दिया। सर हमारे क्रेडिट लेजर में वो बैलेंस एक्स्ट्रा हो गया, एबव हो गया, मोर देन। रामकरण जी, मैं आपके ही सवाल को देखिए, हम कैसे प्रेजेंट करते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक्स्ट्रा वर्ड कोई वर्ड नहीं, अवेलमेंट है, यूटिलाइजेशन है, रिवर्सल, 3 टर्म्स। मैंने जुलाई 2017 में 1 लाख रुपए का आईटीसी एक्स्ट्रा ले लिया। राइट सर। और मैंने जब कंपेयर करा जो अवेलेबल था और जो आपका एक्सेस का वर्ड उससे आ रहा है, तो अगर मैं उसको सिंपल भाषा में लिखूं कि मैंने जो था गलती से सितंबर महीने का जो आईटीसी था वो मैंने जुलाई में ले लिया। तो इसको कहने का ये भी मतलब हो सकता है कि जी मैंने 1 लाख रुपए का जो आईटीसी था जो जुलाई में लिया वो मैंने सितंबर में रिवर्स कर दिया अपने अवेलेबल आईटीसी से। तो मेरा जो ब्याज है वो केवल 2 महीने। अगर आप उसको एक टेक्निकल भाषा समझाएंगे तो वो आपके फेवर में ब्याज 2 महीने का देगा, पर अगर आप उसको ये कहेंगे कि मेरा उसके बाद एक्सेस हो गया, वो किसी को भी समझ नहीं आएगा, कोर्ट को भी समझ नहीं आएगा, और वो फिर आपसे अप टू डेट इंटरेस्ट मांगेंगे। There is no word excess. There is a availment. There is a reversal. Reversal can be by way of netting from the available ITC because there was no specific mechanism in that period. Okay. Right, sir. Thank you very much. Thank you, sir. Vikram sir, I think you are on mute, sir. मिस्टर पतंजलि प्लीज। जी सर। सर 17-18 में सर वो
वर्क कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्टरों को 73वां की नोटिस जारी हुई सर। कॉन्ट्रैक्टर लोगों को सर असेसिंग ऑफिसर ने 17-18 की नोटिस जारी की है सर। उसमें बैट का भी था, तो वो जो वर्क कॉन्ट्रैक्ट उनका हुआ था, वर्क ऑर्डर वगैरह, तो सर बैट इंक्लूडेड था। तो सर वो 12% की टैक्स लाइबिलिटी क्लियर कर रहे हैं असेसिंग अधिकारी। तो उससे कैसे बाइफरकेट किया जाए बैट पीरियड और जीएसटी पीरियड? देखिए, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के तहत आता है। वो एक कंटिन्यूस प्रोजेक्ट करते हैं और बीच में जिसको हम कहते हैं रनिंग बिल देते हैं जी। जितने, मैं बड़ी सरल भाषा में अब आपको एक लाइन कह रहा हूँ, आपको सेक्शन 140, 141, 142 ये 3 सेक्शंस आपको देखने हैं। जितने रनिंग कॉन्ट्रैक्ट के बिल्स आपके 30 जून 2017 से पहले इशू हो गए, जी जी, और इनवॉइसेस में भी अब आप कहेंगे कि जो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर्स है वो इनवॉइस इशू नहीं करते, उनके तो मेजरमेंट बुक एमबी जो कि गवर्नमेंट इंजीनियर, मैं उस झगड़े में कहीं नहीं जा रहा, ये सब प्रैक्टिकल बातें हैं। जी पर सर। आपको ये समझना है, जितना उनके एमबीज 30 जून 2017 से पहले अप्रूव हो गए उन पे वैट लगना है, जितने उसके बाद हुए हैं उसके ऊपर जीएसटी। काम कब हुआ वो सेकेंडरी है, बिकॉज इट इज अ केस ऑफ कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई कैन नेवर बी डिटरमाइंड एट वन पर्टिकुलर पॉइंट, इट इज अ कंटिन्यूअस सप्लाई। सो दे point of tax, time of supply is the point where they are due to take their payment or raise their invoice. और फिर आगे सामने कीर्तन हो रहे आज के। ठीक है पतंजलि जी? जी सर। राकेश गर्ग प्लीज। जी सर। राकेश जी अपने, हाँ थैंक यू सर। हो गया सर जी नमस्कार। बीच में किसका आ रहा है? हाँ 16/4 पे मेरा क्वेश्चन है सर। 16/4 का जो प्रोविजो आया है 31/12/18 को, उससे रिलेटेड है। इसमें मार्च 19 तक 7/18 से रिलेटेड है ये। अगर मैंने आईटीसी क्लेम कर ली है मार्च 19 तक 7/18 की, तो एक तो ये शर्त रही। दूसरी, इसमें पढ़ने से लग रहा है कि वो अपलोड कर दी हो सप्लाई, which have been uploaded by the supplier under subsection 1 of section 37 till the due date for furnishing the details under subsection 1 of the said section for the month of March 19। तो क्या अगर सप्लायर ने अपलोड नहीं किया तो क्या मुझे आईटीसी मिल पाएगी? ये मेरा क्वेश्चन है। हेलो गौरव जी आपका माइक म्यूट हो गया। सॉरी सर, माय अपॉलॉजीज। जो भी आईटीसी आपने 17-18 से रिलेटेड अक्टूबर 2018 से लेके मार्च 19 के इस पीरियड में लिया, उससे पहले नहीं जी, इस पीरियड में अगर आपने लिया है तो ये प्रोवाइजो जो है ये एप्लीकेबल। पैरेलल एक आरओडी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर नंबर 2 गवर्नमेंट ने इशू करा। जी जी, केवल आरओडी, रिमूवल ऑफ डिफिकल्टी ऑर्डर जी जी जी, गवर्नमेंट ने इशू करा। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। केवल इस 6 महीने के अंदर ये कंडीशन मैंडेटरी है, क्योंकि प्रोवाइजो ने स्पेसिफिक इंसर्शन कर एक स्पेसिफिक बेनिफिट दिया है। So all conditions of that particular benefit which has been given to a taxpayer, more particularly after the decision of 5-member bench of Supreme Court in Dilip Kumar and Company, my humble opinion is you have to prove that it has been uploaded by the supplier. Only for this. सर मेरा क्वेश्चन वही है कि कंपलसरी है कि सप्लायर ने अपलोड कर दी हो? करेक्ट, कंपलसरी है। और अगर सप्लायर से कोई गलती हो गई तो जो गवर्नमेंट ने सर्कुलर लिया था, जहां पे आप उससे 5 लाख से नीचे है तो उससे सर्टिफिकेट ले लीजिए, 5 लाख से ऊपर है तो सीए का ले लीजिए, आपको तब भी बेनिफिट मिल जाना चाहिए। I am hoping, because again one matter which court will decide. Language of the act is very clear. We are wanting a benefit which is traveling beyond the language of the act. So we are at the mercy of the court. Thank you.
Rakesh ji, I hope I have answered. Yes, you. yes. Yes, sir. Vikram sir. विक्रम जी विक्रम जी म्यूट हो हाँ गए जी, क्या? प्लीज Sir, एंड होपफुली लास्ट क्वेश्चन रहेगा शायद। लास्ट क्वेश्चन रहेगा सर, 7 बज गए हैं, मैं थोड़ी माफी चाहूंगा, मेरी एक प्री कमिटमेंट थी, थोड़ी माफी Yes, yes. प्लीज। प्लीज विपिन जी पूछिए। विपिन जी आप पूछ रहे हैं क्वेश्चन क्या? विपिन जी आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं क्या? आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक तो अनम्यूट है। मैं कहता कोई इशू है आपका टेक्निकली। सर मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा विक्रम जी, मेरा नंबर मैं शेयर कर दूंगा, अगर कोई मेंबर्स की क्वेरी रह गई होगी तो व्हाट्सएप पे प्लीज मेरे से आप क्वेरी डालिए, आई विल बी ग्लैड। सर एक छोटा सा क्वेश्चन है। नहीं प्लीज गौरव जी ने जाना, वी आर वेरी सॉरी सर मैंने मैसेज भी किया हुआ है पहले ही। हमने किया हुआ बट गौरव जी नहीं आ पाया। बस एक 2 सेकंड 5 सेकंड का क्वेश्चन है सर। सर एक छोटा सा प्लीज सर। प्लीज बताइए सर। सर मुझको जून 2022 में जीएसटी असेसमेंट 10 के लिए एक नोटिस जारी किया गया। मैंने अपना नंबर चैट बॉक्स में डाल दिया है सर। ऑल क्वेरीज में टेक बी प्लीज पुट ऑन व्हाट्सएप, आई वुड बी ग्लैड टू रिप्लाई टू ऑल सर। आप लास्ट इतना सा पूछना है कि मैं दे पाया मैं किसी वजह से, और आज तक ना तो जी, और ना तो आज तक उसमें कोई अधिकारी ने ही वो ऑर्डर पास किया है, वो ऐसे ही पड़ा है जीटी पोर्टल पर नाम। हाँ जी, ना मैंने रिप्लाई दिया। 2021-22 के लिए वो नोटिस आया था जून 2022 में जी। तो सर इसमें क्या अधिकारी अभी कुछ कर सकता है या मैं कुछ? देखिए आपको एक अपॉर्चुनिटी उसने डिस्क्रिपेंसी की दी थी, आपने उसका जवाब नहीं दिया। अब वो अपना एक व्यू बना सकता है दैट यू आर ट्राइंग टू सप्रेस द इंफॉर्मेशन एंड देयरफॉर यू आर ट्राइंग टू इवेड द टैक्स। सो वो आपको शो कॉज इशू कर सकता है। तो अगर अभी भी अगर वो पोर्टल किसी भी तरीके से आप अधिकारी को रिप्लाई सबमिट कर दें, ऑफलाइन मोड में भी कर दें, तो चीजें थोड़ी सी अगेंस्ट जाने में आपके एसएससी के फेवर में जाने के लिए अच्छी रही। Thank you. Thanks, Gaurav ji. Thank you so much. But before we conclude, I'll just request Anand Singhal ji to just sum it up in 2 minutes, short minutes, 2 short minutes. I know we are. Anand Singhal ji, please. Thank you, Vikram bhai. Hello. हाँ जी, आ रही है बात आपकी। अरे हाँ भाई साहब, बहुत बहुत डॉक्टर साहब जो है आपको इस बात के लिए शुक्रिया। बार की तरफ से सभी तरफ से जितनी सहजता के साथ, जितनी सरलता के साथ और जितने अच्छे शब्दों में आपने एक अधिवक्ता, मैं कह नहीं सकता कि इस तरह से इतना मतलब आगे वकालत करने वाला आदमी, और जिस तरह से उन्होंने आपने हमारे सबका जवाब दिया है और जिस तरह से आपने पूरे एक एक चीज को समझाया है, रियली अप्रिशिएबल। हम आपको मतलब इससे बात भी कभी भी जरूर सुनना चाहेंगे, क्योंकि किसी भी समस्या के लिए आज की तारीख में सिर्फ यही चीजें जरूरी हो गई हैं। जिस तरह से आपने जो टेकअप किया शो काज नोटिस, एक अधिवक्ता के तौर पर इसकी जो अच्छाइयां हैं, जिस तरह से जो हमें इसको समझना है, जो हमें करना है वास्तव में, वो आपने बड़े अच्छे ढंग से बताया है। हम आपके बहुत 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 आभारी हैं। और जहां तक आज अरविंद जी की बात थी, मैं अरविंद गुप्ता जी के लिए बहुत साथ काम करने का मौका मिला है। 2 लाइन जरूर कहूंगा कि उनके वाकई कृतित्व का ये परिणाम है। कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता, उसका व्यक्तित्व, उसका कृतित्व महत्वपूर्ण होता है, उसका अनुपालन ही महत्वपूर्ण होता है। आज हम उसको अनुपालन में आगे बढ़ा रहे हैं, ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत एक सच्ची श्रद्धांजलि उस व्यक्ति के प्रति हमारी है जो हमको इतने आगे देखना चाहता था और आगे ले जाना चाहता था। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, जितने श्रोता थे, जितने हमारे इसमें शामिल हुए वेबिनार में, सब बहुत बधाई। और आगे विक्रम जी से उम्मीद करूंगा कि इसी तरीके से हम सबको सचेत करते रहें, आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद।
थैंक यू आनंद जी। लेकिन आई विल फील माय ड्यूटीज अगर मैं डीके गांधी जी को एक मिनट लाऊं। हाँ कहिए, बुलाइए बुलाइए। गांधी जी बहुत देर से बैठे थे। गांधी जी प्लीज। मैं गांधी सर को खुद ढूंढ रहा था। मैं तहे दिल से गांधी जी का भी शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मुझे चुना ये पहले मेमोरियल लेक्चर के लिए। विक्रम जी को सजेस्ट किया मेरा नाम। सर मैं बहुत बहुत शुक्रिया था। Thank you, Dr. Gaurav. Thank you, Vikram ji. I'm sorry for joining late. I had to go in some depth today, and I'm really feel privileged. President of the Rai Saab, Ashok Bhai Saab, Vikram ji, Anand ji, और अरोड़ा साहब, जितने भी मेरे परम प्रिय मित्र हैं यूपी टैक्स बार के, और स्पेशल थैंक्स टू डॉक्टर गौरव गुप्ता और विक्रम जी, जो बैकलॉग कहूंगा जो अलग जगाई थी अरविंद गुप्ता जी ने, जो ज्ञान ज्योति हमने शुरू करी थी उसमें कोविड पीरियड में, और बहुत अच्छे तरीके से हम आगे लेके गए। आज उनको याद करने का वापस हमें मौका मिला, और आज गौरव जी ने आकर के जो इतना इम्पोर्टेंट टाइम दिया है उससे सभी मेरे भाई लाभान्वित होंगे, और इस व्याख्यान माला को हम लोग आगे बढ़ाएंगे ऐसी मैं आशा करता हूँ सौरभ जी से, विक्रम जी से और आनंद जी से। और मुझसे जो बन पड़ेगा हमेशा मैं आप सब लोगों के साथ हूँ। जिस तरीके की भी आप सेवा होगी, दैट आई विल बी डूइंग फॉर ऑल माय ब्रदर कोलीग्स, एंड आई शैल बी हैप्पी टू शेयर माय व्यूज इन Dr. Gaurav has also to leave. That's a long time, and I'm really happy to hear the views about you. I feel really obliged, thankful to all of you. Thank you so very much, Vikram. Thank you, Gaurav. Thank you. Thank you, everybody. And with this, I think so we can close the meeting. Yes. And thank you, everybody. Thank you so much. And जल्दी मिलेंगे आपसे फिर बहुत जल्दी. Thank you. The meeting is closed.